हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पॉलिटी की संस्कृति या इसकी तीसरी क्लास को लेकर के आगे बढ़ेंगे और हमारा आज टॉपिक होगा कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। देखिए, कार्यपालिका दो प्रकार से हमारे यहाँ जो है काम करती है। एक राजनैतिक कार्यपालिका होती है, एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका जैसे कि हम जो प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि आप मुख्यमंत्री जी को आप प्रधानमंत्री जी को चुनते हैं, तो वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। सबसे ऊपर मंत्री जी बैठे होते हैं, फिर उनके नीचे जो है फिर सचिव बैठे होते हैं। सचिव जो होते हैं ये प्रशासनिक कार्यपालिका होते हैं। इन्हीं के निर्देशों पर सचिव काम करते हैं, सचिव के निर्देशों पर सारी कार्यपालिका काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यह सरकार का वह अंग है जो विधियों को लागू करने का कार्य करता है। यह सरकार का वह अंग होता है जो विधियों को लागू करने का कार्य करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित विधियों का पालन करवाने के कारण ही इसे कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अधिकारीगण शामिल होते हैं। ठीक है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में निर्धारित समय के लिए नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रीगण से मुख्यमंत्री। ठीक है। प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी होती है क्योंकि ये योग्यता आधारित होते हैं, न कि निर्वाचन आधारित। ये राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों पर कार्य करते हैं, जैसे कि भारत में नौकरशाह। राजनीतिक कार्यपालिका के अन्य प्रकार। अदर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक कार्यपालिका में अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है, संसदीय कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है और बाहुल्य कार्यपालिका होती है। ठीक है। तो देखते हैं सभी प्रकार की कार्यपालिका को। जो राजनीतिक कार्यपालिका है, अध्यक्षीय कार्यपालिका किसे कहते हैं? अमेरिका जैसे देशों में जनता एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से कार्यपालिका का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को चुनती है। ठीक है। एक निर्वाचक मंडल होगा, उसी के आधार पर जो है चुना जाएगा, जो होगा राष्ट्रपति को। संसदीय कार्यपालिका। भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है। दोहरी कार्यपालिका। फ्रांस जैसे देशों में कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती हैं। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली के समान तथा प्रधानमंत्री का चुनाव ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के समान होता है। ठीक है। अब ये तो आप लोगों से भी जुड़ा है। आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ सारे निर्णय कौन लेता है? वहाँ सारे निर्णय जो है वो राष्ट्रपति जी लेते हैं। राष्ट्रपति एक पर्टिकुलर कॉलेजियम कह सकते हैं, या एक संसदीय कमेटी होती है, उस कमेटी के माध्यम से वोटिंग होती है जनता द्वारा, और उसमें जो होगा कि इतने वोट मिलता है, इतने वोट मिलता है, राज्यों द्वारा भी वोट उसमें दिया जाता है और राष्ट्रपति बन जाते हैं। जबकि यहाँ ये व्यवस्था है कि आप प्रधानमंत्री को सीधा चूज करते हैं, और फिर वो यहाँ पर लोकसभा में संसदीय चुनाव होता है, फिर यहाँ से जो आपके प्रतिनिधि जाएंगे वो उनको चूज करेंगे। ठीक है। अब दोहरी कार्यपालिका में क्या होता है कि फ्रांस में जैसे देशों में, वहाँ पर राष्ट्रपति अमेरिका की तरह रहेगा और प्रधानमंत्री जो होगा वो ब्रिटेन की तरह रहेगा, वहाँ शक्तियाँ विभाजित रहेंगी। ठीक है। बाहुल्य कार्यपालिका क्या है? स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कार्यपालिका के सभी सदस्यों की शक्तियाँ एक समान होती हैं। उनमें सर्वोच्च सदस्य का पद औपचारिक होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित 7 सदस्य होते हैं, लेकिन सभी सदस्यों की शक्तियां एक समान होती हैं तथा प्रमुख के रूप में हर वर्ष उनकी नियुक्ति बदलती रहती है। ये तो और अच्छी बात है, और बेहतर तरीके से इसमें काम होगा। इस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो होगा नहीं। कार्यपालिका के प्रकार। प्रशासनिक कार्यपालिका, कूटनीतिक कार्य, और उसके बाद सैनिक कार्यपालिका, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य और न्यायिक कार्य। ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। ये क्या होता है? एक सेकंड। जुडिशरी देखते हैं क्या होता है। तो यह सरकार का वह अंग जो विवादों का निर्णय लेता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका 3 प्रकार के विवादों का निर्णय करती है: नागरिकों के आपसी विवाद, नागरिकों और सरकार के मध्य विवाद तथा केंद्र और राज्य के मध्य विवाद। ठीक है।
लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि नागरिक का जब आपसी विवाद होता है तो मामला नीचे अदालत से ऊपरी अदालत पर जाता है, जबकि नागरिक और सरकार के बीच विवाद हो तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और यदि सरकारों के बीच विवाद हो तो इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझते रहिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को, इस रूटीन को प्रॉपर रूप से झेल चुका हूँ। मैं वैसे ही नहीं कोई वक्तव्य बोलता हूँ, उसमें कुछ कहीं न कहीं लूप होल्स होते हैं तभी मैं बोलता हूँ। ठीक है, विधियों को लेकर भी विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसे कि इसमें न्यायपालिका विधियों की व्याख्या का कार्य भी करती है। शासन प्रणालियों के अनुसार न्यायपालिका की शक्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे एकात्मक शासन प्रणाली और न्यायपालिका की शक्ति सीमित होती है, वहीं संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका की शक्ति व्यापक होती है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन होने के कारण न्यायपालिका काफ़ी शक्तिशाली है। भारत में न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा तथा मूल ढांचे के सिद्धांत शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायपालिका में के कार्य क्या है, तो विवादों का समाधान, विधियों के उल्लंघन पर दंड और विधियों की व्याख्या करना। ठीक है, संविधान को सुरक्षा प्रदान करना, विधि निर्माण करना। न्यायालय विधि भी निर्माण करती है, कोई वर्डिक्ट दे दिए तो उसको पालन करवाना पड़ेगा। आप संसद उस पर चाहे तो कानून बना सकती हो। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, विभागीय निर्णय के विरुद्ध अपील और राज्य को परामर्श देना। शासन के 3 अंगों के बीच संबंध क्या है? सामान्यतः हम जो है शासन के 3 अंगों के बीच 3 तरह के संबंध परिलक्षित होते हैं। राजतंत्र नंबर 1 होता है, राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं तथा राजा तीनों अंगों का मुखिया होता है। कुछ देशों में विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे हमारे यहाँ है। न्यायपालिका पृथक इकाई के तौर पर कार्य करती है, ऐसे उदाहरण संसदीय प्रणाली के देशों में देखने को मिलता है। तीसरा, कुछ देश शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोरता से अपनाते हैं। इस व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र इकाई के तौर पर कार्य करते हैं तथा वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये व्यवस्था अध्यक्षीय प्रणाली वाले देशों में देखने को मिलती है, जैसे कि अमेरिका में। शासन प्रणाली में विभिन्न प्रकार डिफरेंस टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। एक शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार से जो है शासक समूह को बांटा गया है। एक होते हैं राजतंत्र, एक होते हैं अल्पतंत्र, एक होते हैं लोकतंत्र। ठीक है, राजतंत्र को जब हम बोलें, इंग्लिश में कभी कभी मैं मोनार्की बोलता हूँ, तो आप इसको समझिए कि राजतंत्र ही है, उससे मैं बात कर रहा हूँ। यदि शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो तब उसे हम शासन का राजतंत्र बोलते हैं, मोनार्की कहते हैं। अल्पतंत्र किसे कहते हैं? यदि शासन की शक्ति एक छोटे से समूह के हाथों में केंद्रित हो तब ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अल्पतंत्र कहते हैं। उसके बाद लोकतंत्र होता है, ओलीग्रेसी इसको भी बोलते हैं। अल्पतंत्र को ओलीग्रेसी भी आप याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी। यदि शासन की शक्ति नागरिकों के हाथों में केंद्रित हो तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहा जाता है। अब पता नहीं कैसे कहते हैं नागरिकों के हाथों में केंद्रित हो, अंग्रेजों का तो वही काम होता है। शासन की वैधता के स्रोतों के आधार पर देखिए, शासन की वैधता और स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। जो वैध शासन है, धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। धर्मतंत्र को कहते हैं थियोक्रेसी। यदि शासन की वैधता पवित्र ग्रंथों पर आधारित हो तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम धर्मतंत्र कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का नाम ले लो, ये सब जो है वो धर्म के ही शरीय कानून को ही मानते हैं। कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र, जिसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, बड़े लोगों की जो है संगठन होती है, उसमें एक अभिजात वर्ग जो है इस पर शासन करेगा, बाकी लोग कीड़े मकोड़े की तरह जो है जीवन यापन करेंगे, यही बात है। यदि सामाजिक प्रथाओं के आधार पर उच्च वंश के व्यक्ति शासन की शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लें तो ऐसी शासन व्यवस्था को कुलीन तंत्र कहते हैं। वास्तविकता में कुलीन तंत्र जैसी कोई भी विचारधारा नहीं होती, एक दिमाग की बीमारी है। कारण ये है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आदमी जन्म हो जाते शूद्र,
ये हमारी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति हर जन्म से ही शूद्र होता है, मतलब वो जन्म से ही शूद्र होता है, मतलब वो जब पैदा हुआ है तो कहाँ से कैसे हुआ है, जेनेटिक लाइन से हुआ है, तो वो शूद्र तो ही हुआ। ब्रह्मा की आप हाथ मान लें, पाँव मान लें, ठीक है, आप धर्म के एक तरीके एक चश्मे की तरफ पर देख सकते हैं, लेकिन व्यक्ति एक होमोसेपियंस है, उसको होमोसेपियंस ही रहने दीजिए, मानव ही रहने दीजिए, उसी से हमारी विकास नीति आगे बढ़ी है। आप कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र और इससे जो है कुछ भी हासिल नहीं, उससे जातिवादिता भी बढ़ेगी और अस्पृश्यता भी बढ़ेगी और शोषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। अब जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हिंदू समाज में सबसे उच्च जाति का व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो इससे क्या लाभ होगा भाई, अब ब्राह्मण हो तो हो, उसमें क्या, उसमें बहुत बड़ी बात है। ठीक है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इसमें शासन की वैधता का स्रोत जनता स्वयं होती है, वही तय करती है कि शासन कौन चलाएगा। ठीक है। शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार क्या हैं? बेस्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द स्टेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो संविधान सम्मत होने के आधार पर दो प्रकार से इसके जो है शासन प्रणाली को बांटा गया है। एक संविधानवाद जो संविधान के हिसाब से चले, एक गैर संविधानवाद जो संविधान के अनुसार न चले। संविधानवाद क्या होता है? इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनिज्म कहते हैं। संविधान पर आधारित विचारधारा को संविधानवाद कहते हैं। गैर संविधान, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनिज्म किसे कहते हैं? यदि संविधान या अन्य विधियों को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं होती है तथा राजा या अन्य कोई व्यक्ति विधियों के ऊपर बैठ जाता है, तो इस प्रकार के शासन की व्यवस्था को हम संविधानवाद कहते हैं। जैसे सपोज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, अपना भारत देश है, इसमें प्रॉपर हर चीज़ नियम लागू करने के लिए संविधान की व्यवस्था की गई है। आपके ज़िले में जो है विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, यहाँ पर बैठे एसपी और डीएम जो है अपना नियम स्थापित कर दें, कानून के आधार पर काम न करें, वैसे भी करते हैं ये लोग, तो आप क्या करोगे? क्योंकि वो पीछे दौड़ोगे, जो कि जान रहे हैं कि आप के पास ज्ञान तो उतना है नहीं, तो क्या करेंगे ये लोग अपने हिसाब से, सरकार यहाँ पर गवर्नमेंट अपने हित के लिए हिसाब से चलाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे, विरोध करोगे, एप्लीकेशन दोगे, ठंडे हो जाओगे। ये लोग जानते हैं इस चीज़ को, और एक ही दो मामले कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ सरेंडर हो जाते हैं। तो यही है गैर संविधानवाद, और इसी से ही उत्पन्न होकर के आई एक ऐसी मनोविकृति है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म एक शब्द है, बदलते परिवेश का प्रयोग किया जा रहा है, ये सामने उभर करके आया है। ये भी अपने आप को कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग के रूप में देखते हैं कि मेरा मैं आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, आईएफएस हूँ, मेरा एक अभिजात वर्ग है और मैं अपने निचले तबके को जो है कीड़ा मकोड़ा समझता हूँ। देखिए मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ जो कि मैं जा करके हर दफ्तर में चीज़ें देखता हूँ, मेरे सामने चीज़ें आती हैं, आपसे वो बात नहीं करना ढंग से चाहते हैं यार, ये इन लोगों का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ डेमोक्रेसी के हिसाब से जो आप बात करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी सिर्फ ताकतवरों के लिए होती है। आप सामर्थ्यवान हैं तो आपके लिए डेमोक्रेसी है, आप गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो ये आपकी गलती है। ठीक है। शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एवेल्यूएशन ऑफ गवर्नेंस, आप ऐसे गतिविधियों में संलिप्त होकर के अगर आप आईएएस आईएफएस बन भी जाते हो तो क्या कर लोगे, समाज का कैसे कल्याण करोगे? वहाँ जाने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म के शिकार हो जाओगे, अधिनायकवादी विचारधारा, तो लोगों का कल्याण कैसे कर पाओगे? नहीं हो पाएगा ना। तो इससे अच्छा कि ना ही बनो तो ठीक है। तो शासन प्रणाली में व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर भीड़ तंत्र एक होता है, एक औसत तंत्र होता है, एक निरंकुश तंत्र होता है, एक गुण तंत्र होता है, एक वृद्ध तंत्र होता है। भीड़ तंत्र या मोबोक्रेसी क्या है? यदि शासन की शक्ति विवेकशील या तार्किक व्यक्तियों की बजाय भावनाओं के आधार पर चुने गए व्यक्तियों के हाथों में होती है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम भीड़ तंत्र कहते हैं। कैसे इसको हम एलिबरेट करेंगे? देखिए, आपको पता होगा कि हमारे भारत देश में हिंदू धर्म को लेकर के हम लोग कभी भावनाओं से परिपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे साथ इतना शोषण हुआ है भूतकाल में, इसको हम जुटला नहीं सकते हैं। और विभिन्न समय परिस्थितियों में विभिन्न जो चलचित्रों या पिक्चर या सिनेमास के माध्यम से इन चीज़ों को दिखा करके हम लोगों को इस तरीके से वहाँ पर मोटिवेट किया जाता है कि देखिए ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम ऐसे इसको करेंगे। तो वो एक भीड़ का एक माइंडसेट बन जाता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हिट करता है जाकर के कि यार हमारे साथ ये गलत हुआ है, हम फिर भी ऐसा हमारे साथ हो सकता है, इसलिए हम इस पार्टी को वोट देंगे। जबकि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ चीज़ें अलग थीं। उस समय हम लोग इतना विकसित नहीं थे, हम लोग के पास इतनी बुद्धि और क्षमता नहीं थी। आज भी यह है कि
यहाँ पर शिक्षा का जो है, लेकिन हम लोग ज्ञान भी तो नहीं लेना चाहते हैं। तो हम एक भीड़ में शामिल हो जा रहे हैं और उस भीड़ में शामिल होकर के उस व्यक्ति को बार बार चुन रहे हैं। वो व्यक्ति वही भी चाहता भी है कि ये भीड़ में रहें, उनको अशिक्षित किया जाए, प्रॉपर रूप से इनको विकलांग बनाया जाए। ठीक है, पार्टियां हैं, उनको यही इनकी सोच भी है। यदि हम देश की वैचारिक परिस्थितियों को देखें और देश को संविधान के हिसाब से चलाएं, देश को नैतिकता के हिसाब से चलाएं, तो पार्टी डाउनग्रेड हो जाएगी। यहाँ पर तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने आप को ऊपर रखती हैं। बदलते परिवेश में राजनीतिक पार्टी सबसे ऊपर है, उसके बाद जो है अपना हित है, उसके बाद अपने हित के बाद जो है जनता के लिए को थोड़ा बहुत दिखावा है, और उसके बाद सारी गतिविधियाँ हैं। तो अपना हित सर्वोपरि है, उसके बाद या अपना हित की पार्टी का हित कैसा, अपना हित सबसे ऊपर, फिर पार्टी हित, फिर देश हित। तो ये लेवल चल रहा है आज की राजनीतिक पार्टियों का। औसत तंत्र क्या है? मोडिक्रेसी इसको कहते हैं। यदि शासन व्यवस्था योग्य व्यक्तियों के हाथों में न रह होकर औसत दर्जे के लोगों के हाथों में होती है, ठीक है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम औसत तंत्र कहते हैं। जैसे कि कम बुद्धिमान व्यक्ति हों और योग्य व्यक्ति जो है बैठे हुए हों, तो उनको आप सरकार चलाने के लिए दे दीजिए, तो फिर वो दिक्कत खड़ी कर देते हैं। जैसे कि अब मैं उदाहरण तो नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप एक राज्य है, वहाँ पर धर्म से लेकर कानून व्यवस्था चलाया जाए, तो IAS IFS जैसे सपोज डैट मैं अपने आप को बता रहा हूँ, मैं किसी राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और उस राज्य में मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरे नीचे बैठे जो प्रशासनिक कार्यपालिका के लोग होंगे वो मुझे डिफरेंट प्रकार के चीज़ें तरीके बताएंगे, अपने हित भी ये साझेंगे। ठीक है, अब मुझे इतना ज्ञान तो है नहीं, मेरा भले ही सोच अच्छा हो कि मैं इस क्षेत्र का कल्याण करूं और मैं यहाँ के लोगों को खुश रखूं, मैं यहाँ पर एक रूल ऑफ लॉ को लेकर के आऊँ, लेकिन ये जो होंगे ये अपने हित को साधेंगे। ठीक है, ये अपने हित को साधेंगे और एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मजबूत होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर आपको मोटिवेट कर देंगे। तो आप क्या करोगे, वैकेंसियाँ नहीं निकालोगे, लोगों को देख करके उल्टा सीधा बोलोगे, कहोगे कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा है। वास्तविकता में है कि ये लोग गड़बड़ हैं, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर जो बुद्धि बता रहे हैं, यही लोग गड़बड़ हैं, ये आपको जो है हाईजैक कर ले रहे हैं, यही सच्चाई है। तो औसत तंत्र इसी को कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको उदाहरण दे दिया और मैं पर्टिकुलर जो है प्रैक्टिकल के रूप में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली है ये चीज़ें। निरंकुश तंत्र या ऑटोक्रेसी को कैसे कहते हैं? जब कोई शासक शासन व्यवस्था को अपनी मर्जी के अनुसार चलाता है तो ऑटोक्रेसी कहते हैं। भाई मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, क्या फालतू जाओ संविधान लेके भाग जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो इसे क्या ऑटोक्रेसी कहते हैं। तब ऐसी शासन व्यवस्था को निरंकुश तंत्र कहते हैं। गूढ़तंत्र क्या है? मेरिटोक्रेसी। भाई एक योग्य व्यक्ति जो होगा वहाँ पर बैठेगा, तो बाकी यार गरीब व्यक्ति आचार डालेंगे। सभी का समता का, यहाँ पर समानता नहीं समता का अधिकार है। मैंने आपको पूर्व कक्षाओं में समता और समानता में अंतर बताया था। ठीक है, तो मेरिटोक्रेसी, एक मेरिट का व्यक्ति जो है शासन व्यवस्था में रहेगा। शासन व्यवस्था में जिसमें व्यक्तियों की उनकी योग्यता के अनुसार शक्तियाँ सौंपी जाएं, तो इसे हम शासन व्यवस्था के और वो गणतंत्र कहते हैं। जैसे सपोज डैट है कोई भी इंस्टीट्यूशन लीजिए, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में आप योग्य व्यक्ति को ही बैठाएंगे वहाँ पर, तो उन्हीं के अनुसार शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। अब ये विचार करने योग्य बातें हैं कि वह व्यक्ति योग्य है, किन किन डाइवर्सिफाई चीज़ों में योग्य है, ये इसको देखने की बात है। यहाँ पर IAS IFS बनने वाले भी जो हैं वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो क्या उनकी योग्यता जो है एक मेरिट पर ही आप उनको सीमित कर देंगे? उनकी चारों तरफ देखिए कि किस प्रकार कहाँ से पब्लिक डीलिंग में किस प्रकार से योग्य हैं, लोगों की बातों को सुनने में किस प्रकार से योग्य हैं। तो योग्यता के बहुत बड़े और बहुत विख्यात पैमाने हैं, उसे हम किसी नंबर्स में संकुचित करके नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक आयाम हमने बनाया है कि इस चीज़ को आप प्राप्त कर लेंगे तो हम आपको योग्य मान सकते हैं। ठीक है, और यूपीएससी के जिस प्रकार से सिलेबस ब्रॉड है उस हिसाब से योग्यता की परिदृश्य में दिखना ये उचित भी है, लेकिन वहाँ पर आरक्षण ऐसी गतिविधियाँ जब वहाँ सामने लाती हैं तो वहाँ पर घास फूस दिखना शुरू हो जाता है। वृद्ध तंत्र या जेरोनोटोक्रेसी इसको बोलते हैं। यदि शासन के सर्वोच्च पदों पर आसीन होने का मौका सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों को प्राप्त होता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? वृद्ध तंत्र कहते हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी,
ये जो है सबसे पहले कांग्रेस के जो है सेकंड बार के शायद अध्यक्ष थे, सेकंड या थर्ड बार, मुझे याद रिकॉल नहीं हो पा रहा है इस समय। तो क्या थे वो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। हालांकि वो बुद्धिमान थे, सब कुछ थे, लेकिन हाइब्रिड थे। या छोड़िए उनको, मैं सबसे ताज़ा उदाहरण देता हूँ। उनके उदाहरण देना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, लेकिन वो चूँकि योग्य थे वो। आप सच्चिदानंद सिन्हा को देख लीजिए, संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो उन्हें क्यों बनाया गया था? वो सबसे वृद्ध थे। या आप लोकसभा स्पीकर में देखते हैं तो लोकसभा में एक होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो कौन सबसे वृद्ध व्यक्ति को बनाया जाता है? तो जेनटोलॉसी है इसको। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है, देखते हैं। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों डेमोस और क्रेरिया से मिलकर हुई है। डेमोस का अर्थ होता है लोगों एवं क्रेरिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात लोकतंत्र लोगों का शासन प्रणाली होती है। सामान्य शब्दों में लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव नागरिक करते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र पर दी गई परिभाषा विश्व स्तर पर सर्वमान्य है, जिसके अनुसार लोगों के लिए लोगों द्वारा स्थापित शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं? डिफरेंस वे ऑफ डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का राजनीतिक दृष्टिकोण राजनीतिक समानता के आदर्श को स्वीकार करता है एवं शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के अनुसार होता है। राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ होता है कि राज्य के प्रत्येक वयस्क स्त्री एवं पुरुष को मतदान का अधिकार प्राप्त हो। अब मैं यहाँ पर आपको रोक करके बताना चाहता हूँ कि क्या मतदान के अधिकार से आपको डेमोक्रेसी सिद्ध हो जाएगी? भाई, अब किसी नेता को चुन लोगे, वही हो गया। अब नेता वहाँ जाके क्या कर रहा है, इसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे? प्रॉपर रूप से लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बनाए गए हैं, लेकिन आप वहाँ पर शिकायत करने जाएंगे, यदि आप प्रभावित करके आपके अगर एविडेंस को वो गलत साबित कर लेगा तो आपको भी जेल होगी। तो यहाँ क्या लोकतंत्र हुआ? लोकतंत्र ऐसी गतिविधियों को कहा जाता है जहाँ मुखर होकर के उसके सामने वाले अपने नेता का विरोध कर पाएँ, क्योंकि आपने ही उसको चूज करके भेजा हुआ है। और इंस्टीट्यूशन की स्वतंत्रता भी ये मायने रखती है। जो रक्षक है, जब वो उसी के अधीन होगा तो वो क्या आपकी रक्षा कर पाएगा? भाई सपोज डैट मैं सीबीआई के पास जा रहा हूँ और सरकार के खिलाफ मैं कंप्लेन दर्ज करवा रहा हूँ। अब सीबीआई जो है सरकार के अंडर में, सीबीआई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाएगी? इसलिए हमारे यहाँ न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है, इसी कारण था। तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे एक 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। उसमें ये था कि आप जो है सूचना उपलब्ध करवाइए, प्रोवाइड करवाइए, लेकिन बदलते परिवेश में आरटीआई की प्रासंगिकता पर चोट किया गया है। अभी हाल फिलहाल में लगभग 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ था कि जो आरटीआई के कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, सूचना आयुक्त, उनको केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया। उनकी वेतन भत्ते केंद्र सरकार तय करेगा। अब आप सोचिए कि जब उनका वेतन भत्ता केंद्र सरकार तय करेगा, पहले तो वो उनका संचित निधि से आता था, अब केंद्र सरकार के अधीन आ रहा है, तो वह केंद्र सरकार या उनके अधीनस्थ सरकारों के खिलाफ वो एक्शन ले पाएगा? नहीं लेगा भाई। क्यों लेगा? तो वहाँ पर क्या हुआ? आरटीआई की प्रासंगिकता घटी कि नहीं घटी? वही चीज़ मैंने आपको बताया कि लोगों का शासन जो होगा, लोकतंत्र होता है, तो आप वोट दे करके ही लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित कर लें, ये बात नहीं है। आपकी बात मुखर रूप से वहाँ पर पहुँचे। अब कहते हैं लोग कि ठीक है, आप लोकतंत्र में जी रहे हो, आपका जो है आपका अधिकार है, आपको वाक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नहीं है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। व्यक्ति को शासन की आलोचना का अधिकार होता है, नहीं है। आप आलोचना करोगे, देखिए आपके खिलाफ क्या होता है, भी कार्रवाई हो जाएगी वहाँ करके। तथा प्रेस की भूमिका स्वतंत्रता, क्या आपकी प्रेस की भूमिका स्वतंत्रता, निष्पक्षता आपको आज यहाँ दिखाई दे रही है? नहीं है। तो लोग डेमोक्रेसी में गिरावट है कि नहीं है यहाँ पे? साथ ही नागरिकों और सत्ता के बीच संबंध महत्वपूर्ण समन्वय होना चाहिए। गांधी जी का उस समय अंग्रेज थे, हम पे शोषण करते थे, ठीक है, वो करते थे, हमको परेशान करते थे, लेकिन बदलते परिवेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और कार्यपालिका की अगर कार्यप्रणाली आप देख लेंगे तो उनसे ज़्यादा बदतर हो गई है, क्योंकि ये अधिनायकवादी विचारधारा में उन्हीं के हिसाब से गठित हुए हैं। और यहाँ जो व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ब्रिटेन की भांति है। यहाँ गोरा अंग्रेज बैठा है, काला अंग्रेज बैठा हुआ है। गोरा अंग्रेज नहीं है तो काला अंग्रेज है, विचारधारा तो वही है। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि ये शील्ड ऑफ इंडिया है, आयरन शील्ड ऑफ इंडिया है,
वो सही है, आयरन शील्ड ऑफ इंडिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको बनाने का प्रयास करिए। जैसे चाइनीज को देख लीजिए, वो हर चीज़ अपने हिसाब से, अपने हित के हिसाब से बनाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आप वो भी ब्रिटेन के गुलाम थे, आज वो कितना आगे चले गए हैं। तो हम आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कारण ये है कि हम उन्हीं के नियमों और कानून से चल रहे हैं, तो हम उसी मरबत कर रहे हैं। जब उस पर आप बंद करके रहेंगे तो आप स्वतंत्र सोच चेतना से आप सोच नहीं पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी विचारधारा कुलीन तंत्र की होती है, राजतंत्र की होती है, मोनार्की विचारधारा होती है, आपको स्वतंत्र होने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो नागरिकों और सत्ता के बीच संबंध महत्वपूर्ण होना चाहिए, जो कि होता दिख नहीं रहा है। सामाजिक लोकतंत्र या सोशल डेमोक्रेसी। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ रंग, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव न करते हुए प्रत्येक मनुष्य के समान लैंगिक, नैतिक गुण और आध्यात्मिक गौरव पर बल देते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक समानता की स्थापना हो। क्या है यहाँ पे? आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या है तो बताइएगा कमेंट में करके। समानता की भावना ही लोकतंत्र समाज की एक विशिष्ट विशेषता होती है। अब यहाँ पर समानता होना करके समता कर देना चाहिए, जो कि समानता आप जो है स्थापित करने चलोगे तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन लोग समान हो ही नहीं पाएंगे। हमारी 5 उंगलियाँ समान है, समता के अधिकार पर आप कर सकते हैं। समता और समानता में मैंने पहले भी अंतर बताया था, आज भी बता रहा हूँ। जो भी संसाधन है उसे आप इक्वल रूप में बांटोगे, तो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है और या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसको छीन करके आप उसको दोगे तो भी अवैधानिक हो जाएगा। और कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर है तो उसको क्या करोगे, बराबर कर दोगे तो भी नहीं ठीक है। तो समता का मतलब होता है कि आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाए कि उसका कल्याण सुनिश्चित हो। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उसको हम इक्वली ना बांट करके उसकी ज़रूरतों के हिसाब से बांटें। ठीक है, उसी को हम समता कहते हैं। यह समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने व्यक्तित्व के विकास पर का अवसर उपलब्ध करवाता है। आर्थिक लोकतंत्र क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ आर्थिक समानता से है। आर्थिक स्वतंत्रता की समानता ही वास्तविक प्रजातंत्र पर का आधार मानी जाती है। भूखे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, जो कि भूखे पेट न हो गोपाला, क्या है उसको बोलते हैं, मतलब भूखा व्यक्ति जो है वो भक्ति नहीं कर पाता है। भूखे पेट न भजन होए गोपाला, ऐसे कुछ है। इसलिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं हो सकता है। आर्थिक लोकतंत्र से आशय ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित साधन उपलब्ध हो और जहां पर किसी का शोषण न किया जाए। समाज में धन का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि अधिक से अधिक व्यक्ति उसका उपभोग कर सकें और सभी लोगों के भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि की पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। एक होता है नैतिक लोकतंत्र, एथिकल डेमोक्रेसी। नैतिक लोकतंत्र एक आध्यात्मिक और आदर्श जीवन की कल्पना करता है जिसके अंतर्गत घृणा, स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या आदि बुरी प्रवृत्तियां अनुपस्थित रहती हैं। मनुष्यों में प्रेम, सहयोग, भ्रातृत्व आदि गुणों की वृद्धि करके नागरिकों में नैतिकता का विकास होना चाहिए। जैकर्सन के अनुसार लोकतंत्र शासन इस विश्वास पर आधारित है कि अधिकांश जनता स्वशासन की योग्यता रखती है तथा साधारण व्यक्ति के अंदर भी इतनी योग्यता होती है कि वह ऐसे शासकों का निर्वाचन करे जो कि सामाजिक हित की दृष्टि से में रख कर कार्य करे। मतलब यही है कि आप भ्रातृत्व, देश प्रेम और देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना विचार जो है रखिए, साफ रखिए। तो ये था नैतिक लोकतंत्र। आगे हम देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम हो गया है और गतिविधियों में हमें भी संलिग्न होना पड़ता है, सभी बहुत कामें होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।